फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बालाजी ट्यूटोरियल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ज्योग्राफी की सीरीज चलाई है, जिसमें हमने अपना चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 2 का भी हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाके। बाकी पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था, तो हम उसका थोड़ा रिविजन कर लेते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाएं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्लोब क्या है, एक वास्तविक नमूना टाइप का है पृथ्वी का, ऐसा मतलब कि, और ये अपने अक्ष पे जो है झुका हुआ है थोड़ा सा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ी सी झुकी हुई है। और ग्लोब हमने पढ़े थे कि छोटे आकार के भी होते हैं और कुछ ग्लोब बड़े आकार के भी होते हैं। बाकी फिर हमने कुछ रेखाओं के बारे में पढ़ा था, अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं। तो अक्षांशीय रेखाओं में हमने पढ़ा था विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि विषुवत वृत्त और भूमध्य रेखा ये जो है वो 0 डिग्री के अक्षांश पे रहती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में रहती है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में रहती है। अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में है और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इसकी लंबाई ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका आकार जो है वो घटते जाएगा। बाकी विषुवत वृत्त के बारे में हम ये चीज जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्ट यहीं पे पड़ती है लंबवत। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हमेशा हाई रहता है, जिसके कारण यहाँ पे हमेशा इवेपोरेशन रहता है। और जहाँ इवेपोरेशन होगा वहाँ पे रेनफॉल भी ज्यादा होंगी, और जहाँ रेनफॉल ज्यादा होगा वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तरह तरह के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या जन जीवन और बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी हमने देखा कि विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी नापेंगे तो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होगी। जैसे कि ये विषुवत वृत्त से अगर हम पृथ्वी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, और विषुवत वृत्त से अगर हम ध्रुवों की ये दूरी नापें तो ये कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री की होगी। हर एंगल जो है वो 90 डिग्री पे ही विषुवत वृत्त को काटेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, टोटल जो पृथ्वी की दूरी है उसके 1/4 होगी। बाकी मैंने आपको बताया था कि सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहता है जहाँ पे अधिक गर्मी रहती है, और सूर्य जो है वो साल में एक बार हमारी दोपहर में ठीक सर के ऊपर आता है। और फिर हमने पढ़ा था कि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक ये चीजें रहती है। उसके बाद उसके आगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है, मतलब कि वहां ठंड भी रहती है और गर्मी भी रहती है। और बाकी आर्कटिक वृत्त से ध्रुवों की तरफ और अंटार्कटिक वृत्त से ध्रुवों की तरफ जो है वहां शीत कटिबंध हो जाता है, वहां पे जो है वो साल भर हमेशा ठंडी ही रहती है। और आप लोग जानते हैं कि इस इलाके में हमेशा क्या होती है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। बाकी हमने अक्षांश के बारे में हम जानते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं, पश्चिम से लेके पूरब की तरफ जाते हैं या पूरब से लेके पश्चिम की तरफ जाते हैं। ये हमेशा समानांतर होते हैं। अगर आप यहाँ से भी खींचेंगे या फिर इसके पीछे से भी खींचेंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जिसको हम इंग्लिश में पैरेलल कहेंगे। बाकी हमने उस दिन पढ़ा था कि अक्षांश टोटल कितने होते हैं, 181 होते हैं, लेकिन अक्षांशीय रेखा कितनी होती है, 179 होती है, क्योंकि उसमें से हम ध्रुवों की जो है वो माइनस कर देते हैं 2। उसके बाद अक्षांशीय रेखा की लंबाई जो है वो असमान होती है। हम सब ने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे अक्षांशीय रेखा की लंबाई जो है वो घटती जाएगी। बाकी अब हम पढ़ेंगे देशांतरीय रेखाओं के बारे में, जिसे देशांतरीय यमुनोत्तर भी कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को देशांतरीय यमुनोत्तर रेखा कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाया है, उत्तरी ध्रुव से लेके ये दक्षिणी ध्रुव को जो जोड़ रही है लाइन, इसी को हम देशांतरीय यमुनोत्तर रेखा कहते हैं। और इसके बीच में जो रेखा खींची जाती है उसको मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि उसको प्रमुख यमुनोत्तर रेखा कहा जाता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ स्थित है, प्रमुख यमुनोत्तर रेखा। बाकी हम लोग जानते हैं कि देशांतरीय रेखा अर्धवृत्त है, क्योंकि अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो देशांतरीय रेखा को अगर आप देखेंगे तो ये इधर से अलग सर्कल बनाती है और फिर पीछे से अलग सर्कल बनाती है, ये पूरा सर्कल नहीं बनाती है। बाकी जैसे कि ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ होता है और देशांतरीय रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। अक्षांशीय रेखा 181 होती है जबकि देशांतरीय रेखा 360 होती है। अक्षांशीय रेखा समांतर होती है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होती है, और देशांतरीय रेखा जो है समांतर नहीं होती है, लेकिन इसकी लंबाई समान होती है और इसकी लंबाई असमान होती है। जैसे जैसे दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है तथा ध्रुवों पर जाके शून्य हो जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी, घटती जाएगी और ध्रुवों पर जाके बिल्कुल ही शून्य हो जाएगी।
जैसे कि यहाँ पे इसकी लंबाई कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, और यहाँ पे जाके बिल्कुल ही 0 हो जाएगी। ठीक है, बाकी अब हम पढ़ेंगे कि देशांतर से हम समय को कैसे माप सकते हैं। जैसे कि अक्षांश में क्या था कि हमें कुछ ही लाइंस पढ़नी थी, कुछ ही रेखाएं पढ़नी थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, और देशांतर में इतनी सारी रेखाएं हैं कि हम मतलब 360 टोटल रेखाएं हैं, तो हम एक एक रेखा को नहीं पढ़ सकते, और मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रेखा को पढ़ के हमारा काम नहीं चल सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको एक अलग तरीके से डिवाइड करें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था देशांतर और समय। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले के टाइम में समय कैसे देखा जाता था, सूर्य के उदय और अस्त होने के उसके अनुसार। जैसे सूर्य अस्त होने के उस पे, या सूर्य जब उदय होता है उस टाइम पे पूर्वज पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, उसी से समय का आकलन करते थे। या फिर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ध्रुव तारे से भी हम समय का आकलन पहले करते थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, और पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने में 24 आवर्स का टाइम लगता है, हम लोग जानते हैं। तो 24 आवर्स में पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री मूव करती है। अगर 24 आवर्स में पृथ्वी 360 डिग्री मूव करती है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 आवर्स में या फिर 60 मिनट्स में पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री मूव करेगी, और 4 डिग्री मूव करने के लिए इसको लगेगा 15 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट में पृथ्वी क्या करेगी, 1 डिग्री पूरा करेगी। तो हम जानते हैं कि 24 आवर्स में पृथ्वी 360 डिग्री मूव करेगी, और 16 मिनट में 15 डिग्री मूव करेगी, और 4 मिनट में 1 डिग्री मूव करेगी। बाकी इससे हम समय का वो अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि ये देशांतरीय रेखा है। देशांतरीय रेखा जो है वो हर 15 डिग्री पर खींची जाती है। जैसे इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर्स। तो एक देशांतरीय रेखा से दूसरी देशांतरीय रेखा तक जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, 1 आवर्स का। तो इससे हम क्या करते हैं, इजिली समय का आकलन कर सकते हैं। अगर आपको किसी देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पता है, तो आप उस देश का समय का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रीनिच का समय जो है वो भारत के समय से 5.5 घंटे पीछे है। मतलब भारत का समय जो है वो ग्रीनिच के समय से 5.5 घंटे आगे है। तो अगर लंदन में कोई मैच 2 बजे दिन में शुरू होगा, तो वही मैच हमारे भारत में कितने बजे शुरू होगा, 5.5 घंटे आगे, मतलब कि 7:30 बजे PM पे शाम को। जो मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, वो हमारे यहाँ पे क्यों कितने बजे दिखेगा, 7:30 बजे शाम को। क्यों? क्योंकि ग्रीनिच से जो है हमारा समय कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ये चीज बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है कि ग्रीनिच से हमारा समय कितना घंटे आगे है भारत का समय, और आपको कैलकुलेट करने के लिए भी दे सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम 20 डिग्री ईस्ट में है, और हमें 24 डिग्री ईस्ट में अगर हम गए, तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे उस टाइम कितना बजेगा। तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितना डिग्री का वो है, 4 डिग्री का। 4 डिग्री हम कितने उसमें करते हैं, 4 डिग्री मतलब कितना हुआ, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 4 डिग्री कितना हो गया, 16 मिनट में, 16 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बजेंगे, 12:16 मिनट। वही अगर हम पीछे जाते हैं, अगर हम 20 डिग्री ईस्ट से 24 डिग्री वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे समय जो है वो 16 मिनट घट जाएगा। तो यहाँ पे समय हो जाएगा 11:44। अगर यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बजेंगे, 11:44 मिनट सुबह के। बाकी हम लोग जानते हैं कि मानक समय, बाकी हम जानते हैं कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर के 12 बजते हैं। जैसे कि जब सूर्य जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, तो उस समय आप अपने घड़ी पे जब भी देखिएगा तो 12 ही बज रहे होंगे। और घड़ी के द्वारा जो हम समय देखते हैं, जैसे अभी आपकी घड़ी में जो टाइम हो रहा होगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय समय हो जाएगा। जैसे अभी आप बिहार में है, तो बिहार में जो आपका अभी घड़ी में टाइम दिख रहा होगा, तो वो बिहार का स्थानीय समय होगा। अगर आप दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहां पे क्या होता है, टाइम अपने आप चेंज हो जाता है। जैसे ही आप उस कंट्री में एंटर करेंगे, आपका मोबाइल का टाइमिंग और घड़ी का टाइमिंग अपने आप चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहां का स्थानीय समय के अनुसार चेंज हो जाता है। तो जो जगह का स्थानीय समय जो होगा, वही आपके घड़ी पे शो होगा। इसलिए हम कहते हैं कि घड़ी में जो टाइमिंग शो हो रही है, वो वहां की क्या हो जाएगी, स्थानीय टाइमिंग हो जाएगी, मतलब स्थानीय समय हो जाएगा। वैसे ही एक होता है मानक समय।
मानक समय क्या होता है, जैसे कि कोई देश छोटे हैं, कोई देश बड़े हैं, तो सूर्य जो है वो कहीं जल्दी निकलेगा, कहीं बाद में निकलेगा। तो कहीं जो सुबह के 8 बज रहे होंगे उसी देश में एक कोने पे, और दूसरे कोने पे मतलब कि 10 बज रहे होंगे। तो अगर कोई मान लीजिए ऑफिस के लिए अपने घर से 8 बजे निकलता है, तो वो कितने बजे वहां पहुंचेगा, 12 बज जाएगी, क्योंकि दोनों के उसमें 2 घंटे का अंतराल है। तो इसीलिए क्या होता है, जो बड़े बड़े देश होते हैं तो वहां पे क्या होता है, मानक समय निर्धारित होता है। जैसे कि हमारा ये इंडिया है, इंडिया में भी जो असम का डिब्रूगढ़ है और गुजरात का द्वारका है, वहां पे 1 घंटे 45 मिनट का समय का अंतराल है। क्योंकि असम में सूर्य जो है वो पहले उसकी किरणें पहुंचती है, तो वहां सुबह जल्दी हो जाती है। और वही जो गुजरात का द्वारका है, वहां पे सूर्य की किरणें लेट पहुंचती है, इसलिए वहां पे सुबह जो है वो थोड़ी लेट होती है। इसलिए दोनों के समय में जो है वो 1 घंटे 45 मतलब 1 आवर्स 45 मिनट का अंतराल देखने को मिलता है। तो उसी को जब हम मतलब कि इन दोनों में अगर कोई यहाँ से निकले और यहाँ उसको कहीं जाना हो, तो अगर वो यहाँ पे उसको 10 बजे पहुंचना है और यहाँ से वो निकलेगा मतलब 10 बजे पहुंचना है, तो वो उस हिसाब से कितने बजे निकलेगा, 8 बजे निकलेगा। बट वहां पहुंचेगा तो देखिएगा अरे टाइम तो 12 बज रहा है, बट मुझे तो 10 बजे पहुंचना था। तो इसलिए क्या होता है कि देश के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है, जिसे वहां का मानक समय बोला जाता है, मानक समय रेखा। तो जो ये रेखा होती है ना, यही पूरे देश की जो है वो टाइमिंग निर्धारित करती है। मतलब जो यहाँ पे जो टाइमिंग होगी वही पूरे देश में माननीय होगी। तो जब देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यमुनोत्तर को स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाता है। जितना बड़ा देश होगा उतना ही ज्यादा वहां का मानक समय रेखा खींची जाएगी, मतलब जितना उसका देशांतरीय विस्तार होगा उतनी ही वहां पे मानक समय होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रूस और फ्रांस जो है वो बड़े बड़े देश है, तो इसलिए रूस में क्या है 11 मानक समय रेखा है और फ्रांस में 12 है, जो कि सबसे अधिक है। और पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब 24 समय क्षेत्र में क्यों बांटा गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 24 क्षेत्रों में बांट देंगे और प्रत्येक जो है वो 15 डिग्री के देशांतर पे होगा। मतलब 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र घेरता है 1 घंटा। जैसे अगर ये है, अगर हम इससे यहाँ तक जाएंगे तो 1 घंटा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 घंटा आगे चले जाएंगे, फिर अगर यहाँ से बैक जाएंगे तो 1 घंटा माइनस में चले जाएंगे, फिर यहाँ से बैक जाएंगे तो 1 घंटा माइनस में चले जाएंगे। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम पूरब की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा टाइमिंग 1 घंटा बढ़ जाता है। वही अगर हम पश्चिम की तरफ आते हैं तो मुख्य यमुनोत्तर रेखा से, तो हमारा समय क्या होता है, 1 घंटा माइनस में हो जाता है। और तो यही है। बाकी हम जानते हैं कि भारत जो है ग्रीनिच से पूर्व 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है, और जो भारत का ये मानक समय है ये कितने डिग्री पे काटता है, 82.5 डिग्री पे ही काटता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का मानक समय कितने डिग्री मतलब देशांतर पे है, तो हम क्या बोलेंगे, 82.5 डिग्री देशांतर पे है पूर्व में। ठीक है, और मानक समय से होकर गुजरने वाले जो राज्य हैं उनका नाम है यूपी में मिर्जापुर, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मैं आपसे ये कहूंगी कि आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम से छोटा हो या बड़ा हो, उसमें ये सब चीजें पूछी जाती हैं, और कभी कभी हम इस छोटे छोटे पॉइंट्स को मिस कर देते हैं और एक एक नंबर से छूट जाते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है। उसके बाद कर्क रेखा भी भारत के बीचों बीच से कट के गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में जो है वो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को मतलब मिलती है एक दूसरे से। और तो बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। आप थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे अगर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली उनको बता सके। क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ लंदन में अभी 12 बज रहे हैं, तो भारत में अभी कितने बज रहे होंगे, तो कितने बज रहे होंगे, इससे 5 घंटे आगे रहेगा। या फिर 20 डिग्री ईस्ट में 12 बज रहे हैं, तो बताओ 28 डिग्री ईस्ट में कितने बज रहे होंगे। इस सबका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसका सवाल भी आप मुझे जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारतीय मानक समय रेखा मैंने आपको बता दिया 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर इसमें कोई चीज ऐसी हो जो आपको ना समझ में आई हो, या फिर कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको लगे कि उसे दोबारा रिकॉल करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको आपको दोबारा एक बार रिकॉल करवा दूंगी। बाकी इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। और कुछ लोगों का रिव्यू था कि क्लास कुछ ज्यादा ही सीरियस है, मतलब सीरियस चल रही है, तो उस पर ये कहूंगी कि
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सीरियस होकर ही पढ़ना चाहिए। और वैसे भी ये रिकॉर्डेड क्लास है तो इसमें क्या ही हंसी मजाक, अगर लाइव रहती तो आप लोग के कमेंट्स आते, मेरे उस पर जवाब रहता तो उस पर थोड़ा हो सकता था हंसी मजाक, बट रिकॉर्डेड क्लास तो मेरे ख्याल से ऐसी ही होनी चाहिए कि जो जो मेन टॉपिक्स है वो मैंने आपको बताए, समझाए, और बाकी आपको जो भी इसमें डाउट हो, कुछ भी जो ना समझ में है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।